जैसे आप इंटरव्यू देते हैं आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, तब ऐसा देखा जाता है कि आप में एकदम बहुत सॉफ्ट भाव होना चाहिए, कि आपको न्यूट्रल होना है, आपको बायसनेस नहीं होना है। पर जैसे ही वो पद मिलता है तो इंटरव्यू में तो आप में जो क्वालिटी देखी गई थी वो क्वालिटी तो आप में रही नहीं। लेकिन रियलिटी यही है दुनिया में। आज भी आप जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर आ गया, ठीक है ना, तो लोग खड़े हो जाते हैं। तभी तो न्यूज आती है, इतनी वायरल होती है कि कई न्यूज आती है कि इतने करोड़ की संपत्ति मिली है, इतने घर मिले हैं। तो वही चीज है कि उनको ओवर प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी हमारे यहाँ जो आईएएस को रिमूव करना उतना इजी नहीं है। अगर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाए तब भी आपको 10-11 साल लग जाएंगे कि आईएएस को हटाने में। तो सस्पेंड इसलिए कर देते हैं ना, ताकि लोग खुश हो जाएं। बस खुश करने के लिए सस्पेंड करते हैं। आपने 3 बार इंटरव्यू दिया, थोड़ा आपका इंटरव्यू का मेरे को एक्सपीरियंस शेयर करो ना। उस समय क्या होता है, आपको पैनल पता नहीं होता है कि कौन, आपको वहाँ पे जाके ही आपको आइडिया लगेगा आपका पैनल कौन है। तो उसमें 5 लोग होते हैं, जिसमें एक जो होता है वो पवन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम के अंदर सर। क्या थैंक यू। हाल है सर आपके? बस बढ़िया, अच्छा है यहाँ पे आके। पवन जी, मेरे को आपसे मिलकर इतनी खुशी हो रही है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो उसका जवाब मैं देता हूँ अभी आपको। एक तो आप यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हो, 12th फेल मूवी हमने देखी, सबके रोंगटे खड़े हो गए हमारे देख देख के। रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, लाइफ में कभी डगमगाना नहीं है। आप 3 बार इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हो, इतनी बड़ी बात है वो, कि जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आज हमको देख रहे होंगे और जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, तो उनका वो ड्रीम है कि हम एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो पहुंचे। बिल्कुल। ईश्वर सिर्फ उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। आपने हार नहीं मानी, आपने बोला मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया चौथे अटेम्प्ट में, पर मैं बाकी बच्चों का तो करवा के रहूँगा। होता है कभी कभी कि शायद हम जिस चीज़ के लिए बहुत चाह रखते हैं शायद वो हमारे लिए भगवान ने रखी हो, बट क्या पता जो हम सोच रहे हैं उसको एक अलग रूप में हमको दे। तो उसका एक एग्जाम्पल मेरे सामने आज बैठे हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, पहले मेरे को बताइए कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट क्यों बनना चाहते थे, आप यूपीएससी में क्यों जाना चाहते थे? जैसे कि हम यूपी से हैं, ठीक है, कानपुर से। तो हमारे यूपी में क्या होता है कि सभी को कलेक्टर बनना है। बट इवन हम लोगों का क्या होता है, जब झगड़ा हो जाता है ना, तब भी लोग बोलने लगते हैं कि तुम बहुत बड़े कलेक्टर हो क्या, ठीक है ना। तो वो कलेक्टर वर्ड जो है ना, बचपन से ही दिमाग में डाल दिया जाता है। तो वहाँ बच्चा बस वही सोचता है कि कुछ ना कुछ कलेक्टर एक बड़ा चीज़ है ना, क्योंकि हर कोई हमको यही बोल के जा रहा है कि तुम क्या कोई कलेक्टर हो क्या। तो हमें अब कलेक्टर ही बनना है, ठीक है ना। तो इसी पर्पज से क्या हुआ कि हमें भी इच्छा थी कि चलो हम यूपीएससी करना है। हाँ, डिफिकल्ट था, लोग बोलते थे कलेक्टर बनना कोई इजी बात नहीं है। तो हमने कहा जब इजी बात नहीं, इसीलिए तो कलेक्टर सब बोलते हैं, ठीक है, तो हम करके तो एक बार देख लेते हैं। तो उस नज़रिए से हमने सोचा चलो हम एक बार ट्राई मारते हैं। ओके। सिर्फ ट्राई मारने के लिए हाँ, आपने पहले हम स्टार्ट बस किया? ट्राई मारते हैं इसमें कि देखते हैं क्या है। फिर बाद में चीज़ अच्छी लगने लगी, ठीक है। ट्राई मारने गए, लेकिन बाद में हमको यूपीएससी अच्छा लगने लगा। इन द सेंस आप सोशल इश्यूज पढ़ रहे हो, गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहे हो, ह्यूमैनिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हो। क्योंकि उस समय का जो दौर था वो इंजीनियरिंग वाला दौर चल रहा था कि सबको इंजीनियर बनवा के बस जॉब करवाओ, इंजीनियर बन जॉब करवाओ। तो ये हमारा था कि हमें जो एक हटके ये चीज़ मिल गया ना, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, सोशल इशू, गवर्नेंस। तो इसीलिए हमने सोचा चलो हम यूपीएससी करते हैं। तो इसीलिए हमारा यूपीएससी बढ़िया है। अच्छा, मतलब इसमें स्कोप है कि नहीं। तो दैट वाज द मेन रीजन बेसिकली। मतलब अभी पता है, आपने इंजीनियरिंग की बात कही, बोला बहुत इंजीनियर निकल रहे थे। एक दौर था, मतलब 2006 से लेकर, जितने भी लोगों के पास ये रील जाएगी, 2006 से लेकर 2010-12 वाला जो दौर, हर माँ बाप को ये चाहते थे कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, चाहे कुछ करे नहीं करे पर इंजीनियर जरूर बन जाए। तो सबसे बड़ा बैच निकला मेरे को लगता है कि 2006, 7, 8, 2010 वाले। तब लोग जोक भी मारते थे कि अगर आप एक पत्थर फेंको ना तो 100% इंजीनियर के सर पे गिरेगा जाके। इतने सारे इंजीनियर निकल आए थे उस समय। तो आपको भी दबाव डाला घर वालों? हाँ, डेफिनेटली दबाव यही था कि वो लोग नहीं चाहते थे कि तुम बीए कर लो। सी, घर वाले कभी आपकी इच्छाओं के अगेंस्ट नहीं रहते हैं, डेफिनेटली वो आपका बेहतर चाहते हैं बस। अब उनको ये लगता है कि अगर बीए कर लोगे कौन तुमको नौकरी देगा, तो उनको ये चाहिए था एक प्रॉपर बैकअप आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप इंजीनियर बन गए, इंजीनियर कर लिए, अगर किसी तरह आपको यूपीएससी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो एटलीस्ट आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये होता है। तो उसमें हम घर वालों की गलती नहीं मानते हैं, वो चाहते हैं कि बेहतर भविष्य मिले तुमको, आगे चल के तकलीफ ना हो। तो एक इंजीनियरिंग एक अच्छा बैकअप था। अगर मेरा कहीं नहीं होता, सोचो, अगर मेरा यूपीएससी ने और मैं इस फील्ड में नहीं आता तो कम से कम मैं एक अच्छा खासा एक जॉब तो कर ही रहा होता किसी इंजीनियरिंग कंपनी वगैरह में।
तो उस लिहाज से वो डिसीजन गलत नहीं था। लेकिन मैं एक इंजीनियरों के लिए मैंने आज सुबह एक पॉडकास्ट किया सर, एक बात और बोली मैंने, सारे इंजीनियर की पास रील जाएगी जाएगी देखना। और मैंने बोला कि एक इंजीनियर अगर इंजीनियरिंग की जॉब नहीं कर रहा होगा ना तो ज़रूर ज़िंदगी में बेहतर कर रहा होगा। मॉर्निंग में भी अगर मैंने पॉडकास्ट किया तो एक इंजीनियर थे और वो वीडियो प्रोडक्शन कंपनी चला रहे हैं बहुत बड़ी, और आप भी एक इंजीनियर थे, आप इंजीनियरिंग की जॉब नहीं कर रहे हैं बट आप लाखों बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। अब आप सोचो, मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। वही होता है कि हम हमेशा कि जो एक इंजीनियर होता है ना, वो हर कुछ अच्छा कर सकता है एक्सेप्ट इंजीनियरिंग। अभी ऐसा हो गया है ना कि वो इससे बाहर निकला नहीं, वो अच्छा काम करके निकल जाएगा। पवन जी मेरे को ना थोड़ा सी बताओ, आपकी यूपीएससी एस्पिरेंट, मतलब यूपीएससी की तैयारी करने में आदमी इतना मग्न क्यों हो जाता है? कि मतलब ऐसा क्या नशा है वो, या क्या है कि मतलब नहीं मेरे को तो करना ही है? क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट बोला कि अभिषेक जी अगर मेरे को यूपीएससी नहीं तो कुछ नहीं। करेक्ट। सी होता क्या है कि जैसे आपको बिजनेस चलाना है, ठीक है ना, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कहीं पता चला 20 साल के बाद रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। बिजनेस 2 दिन में नहीं बन जाता है। अगर कोई कंपनी बनाएगा, आईपीओ निकालेगा, तब जाके रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। ऐसा करने में उसको 10 12 15 साल लग जाएंगे। करेक्ट है। लेकिन यूपीएससी एक ऐसा चीज होता है कि जिस दिन आपका रिजल्ट निकला, उस दिन के बाद और पिछला वाला 2 दिन में इतना बड़ा डिफरेंस होता है कि अगले दिन आप भगवान बन जाते हो। ये कोई और नहीं दे पाएगा, ना कोई बिजनेस दे सकता है आपको, ना कोई और एग्जाम आपको ये वाला दे। इवन आप आईआईटी में रैंक 1 हो जाओ, आप भगवान नहीं बनोगे। लेकिन यूपीएससी में आप रैंक 700 भी हो गए ना, घर वाले, रिश्तेदार, गांव वाले, मीडिया वाले सब आपको पूजेंगे। तो वो जो एक दिन में आप जो लाइफ चेंज हुई है ना, ये सिर्फ यूपीएससी में और कहीं नहीं है। मतलब आप सोचो, आप बिजनेस में आप इतना मेहनत कर रहे हो ना, दिन रात लगे पड़े हो ना, अभी भी घर वाले ये सब वाले उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं। लेकिन एक दिन आपको आईपीओ निकल गया, बढ़िया हो गया, ठीक है ना, तब जाके उन्होंने आपको पूजा जाके। करेक्ट है ना। लेकिन उन्होंने आपकी मेहनत नहीं देखी कि आपने 15 साल कितना मेहनत किया। जैसे चाइना में नहीं होता, एक बांस होता है, बांस, वो बम्बू। तो बम्बू क्या होता है कि 2 साल 3 साल वो बढ़ता ही नहीं है ना, नीचे बस लगा रहता है, लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है इसका। लेकिन एकदम से 2 मंथ में वो तुरंत ही 6 फीट ऊपर हो जाता है ना। तो ये बिजनेस होता है। उतने टाइम तक वो वहीं रहेगा रहेगा, ग्रो हो जाएगा एकदम से ना। लेकिन उतना किसी को वेट तो करना है ना, वेट नहीं कोई करता है। यूपीएससी में वो चीज़ नहीं है। आपको 1.5 ईयर 2 ईयर्स आपने सीरियस प्रिपरेशन किया, रैंक निकल गया आपका, आप भगवान हो गए नेक्स्ट डे। भगवान की फीलिंग आ जाती है बिल्कुल। बिल्कुल। आप यूपी बिहार में तो मतलब आप डीएम क्या है, डीएम भगवान ही है लोगों का। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जो मतलब गवर्नमेंट पे डिपेंड, उनके लिए भगवान ही है वो। 3 ही की चलती है, पीएम की चलती है, सीएम की चलती है और डीएम की चलती है, बस। बस इन 3 के अलावा उसके बाकी तो सब फालतू के लोग होते हैं ना। वो तो बोलते हैं ना कि नौकरी तो एक ही है, आईएएस, बाकी नौकरियां हैं, है ना। करेक्ट है कि नहीं? नौकरी वही है, बाकी सब बस अपना काम किए जा रहे हैं। यूपीएससी के अंदर दो पोस्ट मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, आईपीएस और आईएएस। आईएएस, करेक्ट। दो, एक तो कलेक्टर कलेक्टर तो और एक आईएएस, आईपीएस। डेफिनेटली दोनों पोस्ट है। सी, किसी और जॉब को हम बुरा भला नहीं बोल रहे, लेकिन हकीकत यही है ना। आपके पास जो आईएएस और आईपीएस ऑल इंडिया सर्विस है, उसमें भी आईएएस इसलिए ऊपर निकल जाता है क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि जो सिस्टम बनाया गया है ना, तो एसपी के ऊपर ही डीएम रहता है ना। तो अगर एसपी को कोई बड़ा कदम उठाना है तो बिना डीएम के परमिशन के नहीं उठा सकता है। अदरवाइज वो कमिश्नर सिस्टम हो, जैसे बेंगलोर है, तो बेंगलोर एक कमिश्नर सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कमिश्नर होता है वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। लेकिन जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वहाँ पे आईजी सिस्टम चलता है ना। वहाँ पे क्या होता है कि हर पुलिस वाले के 2 बॉस होते हैं। एक बॉस उसके पुलिस लाइन में होता है, एक सिविल में होता है ना। तो जो सिविल वाला आईएएस होता है ना, वही उसका बॉस हो जाता है। और आगे जाके आप डीजीपी बन गए, लेकिन आईएएस वाला होम सेक्रेटरी बन जाएगा, फिर से आपका बॉस हो गया जाके। करेक्ट है ना। अब और दुनिया और इंडिया में जो सबसे बड़ा बॉस है वो कैबिनेट सेक्रेटरी, वो भी आपका आईएएस ही है। तो उनको जो है ना प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है एक्चुअली हर जगह। पता है एकदम से क्या होता है, जैसे आपने पास कर लिया, आपको भगवान घोषित कर दिया गया है, तो माइंडसेट कैसे शिफ्ट हो जाता है? पहले तो आप एक नॉर्मल बंदे थे, जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, और आप यही अगर आप आईएएस ऑफिसर होते या आईपीएस होते तो आपको एकदम पूरा माइंडसेट ऐसा होता कि अभिषेक जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या है ना कि लोगों ने भी उनको उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि मैं बोल, एक तो मेरा भी माइंडसेट चेंज होता है और ऊपर से आपका भी चेंज होता है कि हम आईएएस हैं। आपके मन में वो बैठ गया है ना, आप भी हमसे उसी तरह से बात करते हैं कि ये सर आईएएस है। करेक्ट है ना। तो ये बना है क्योंकि वो सच में एक पहले ब्रिटिश के टाइम में पावरफुल पोस्ट थी और पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पे थी। करेक्ट है ना।
तो वहां से ये सब आता चला गया कि सारा डिस्ट्रिक्ट का दारोमदार जो भी है, हर फील्ड का है, उनके कंधे पे बैठा हुआ है ना। तो हर डिसीजन छोटा मोटा उन्हीं को लेना है ना। तो वो माई बाप बन गए हैं। अभी वो चीज़ नहीं रही है ना, लेकिन वो एटीट्यूड तो अभी भी रहेगा ना, इतनी जल्दी चेंज होने वाला नहीं है वो एटीट्यूड। जो एटीट्यूड की वजह हाँ, से अभी वो चेंज करेक्ट है ना। पहले क्या होता था कि सारा काम वही करेगा, अभी और भी लोग आ गए, उसका कंपटीशन बढ़ गया है ना, करेक्ट है ना। जस्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी आ गया है, दूसरे लोग भी आ गए, तो बढ़ गया है कंपटीशन, लेकिन एटीट्यूड अभी भी वही है ना। सबसे पावरफुल पोजीशन कौन सी होती है? डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाओ तो डीएम ही है। डिस्ट्रिक्ट में डीएम, हाँ, स्टेट में आपका सीएम हो गया और पूरे इंडिया में पीएम हो गया। बाकी सब नौकरियां हैं। बाकी सब बस उनको सपोर्ट करने के लिए लगे हैं कि उनको उनकी बात सुनना है, उनको सपोर्ट करना है, उन्होंने जो फैसला लिया है वो मानना है। तो ये रियलिटी है इसमें, मतलब देखो गलत सही वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कि गलत ये चीज़ गलत है या सही है, लेकिन रियलिटी यही है दुनिया में। आज भी आप जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर आ गया, ठीक है ना, तो लोग खड़े हो जाते हैं चारपाई से, करेक्ट है। गाँव में अगर आ गया, लोग बातें करने लगते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब आए हैं, करेक्ट है ना। तो वो है वहाँ। शहरों में भी ऐसा ही होता है? शहरों में भी ऐसी, जब आप बड़े बन गए, आपको गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है ना, तभी आपको वो सब नहीं आता है। लेकिन इंडिया में आप देख लो, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल, उनको तो गवर्नमेंट की ज़रूरत चाहिए ही चाहिए। तो वो ज़रूरत वही लोग पे करते हैं ना, ठीक। अगर सबके पास पैसा है, सब कुछ है, गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है ना, तो फिर उनकी भी ताकत कम हो जाएगी। बट मेरे को एक बात यहाँ पे सवाल ये आ रहा है सर, पवन जी, कि जैसे आप इंटरव्यू देते हैं आईएएस बनने का, एपीएस बनने का इंटरव्यू जब होता है, तो जैसे मॉक कॉल्स अपन देखते हैं इंटरनेट, तब ऐसा देखा जाता है कि आप में एकदम बहुत सॉफ्ट भाव होना चाहिए, ऐसे करुणा वाला भाव होना चाहिए, ऑडियंस के प्रति आपको न्यूट्रल होना है, आपको बायसनेस नहीं होना है। पर जैसे ही वो पद मिलता है, तो आपने वो एटीट्यूड तो बोला है, बट तो इंटरव्यू में तो आप में जो क्वालिटी देखी गई थी, वो क्वालिटी तो आप में रही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि उनको ओवर प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी हमारे यहाँ जो आईएएस को रिमूव करना उतना ईज़ी नहीं है, ठीक है ना? आप कितनी अगर अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर प्रॉपर प्रोसेस फ़ॉलो किया जाए, जिसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं आएगा ना, तब भी आपको 10-11 साल लग जाएँगे कि आईएएस को हटाने में। मतलब पूरा प्रोसेस फ़ॉलो किया गया जिसमें, हर चीज़ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्लेन हुआ है, ओके, उसके बाद सीवीसी में रिपोर्ट गई है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, यूपीएससी ने अपना रिपोर्ट दिया, लोकपाल ने रिपोर्ट दिया, सब कुछ करने में, तब भी जाके जब प्रेसिडेंट साहब जब फाइनल डिसीजन देंगे कि ठीक है इसको हटा दो, इसमें भी 10 साल आपको लग जाएँगे। सस्पेंड तो लोग सुन ले सकते हैं, सस्पेंड इसलिए कर देते हैं ना, ताकि लोग खुश हो जाएँ। बस खुश करने के लिए सस्पेंड करते हैं। और अब अगर कुछ भी गलत हुआ डिस्ट्रिक्ट में ना, ठीक है ना, तो अब लोगों को खुश करना है। लोग तो भाई गुस्से में है कि ये गलत हुआ है ना, तो अगर आप एक बार बोल दो हमने डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट उसको सस्पेंड कर दिया, लोग शांत हो जाएंगे, चलो एक्शन ले लिया गया। लेकिन वो सस्पेंशन है, वापस फिर आ जाएगा, वो हटाया नहीं गया है, या कहीं और ट्रांसफर कर दो, तो ट्रांसफर को पनिशमेंट मान लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए होता है, इसीलिए कि उनको ओवर प्रोटेक्शन थोड़ा ज़्यादा मिला हुआ है ना, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो सब इसे ही बोलते हैं कि पब्लिक सर्विस करना है, ऑब्जेक्टिव यही है उनके काम का, एक्चुअली पब्लिक सर्विस करना ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना सर्विस करना शुरू कर देते हैं ना, जो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तभी तो न्यूज़ आती है, इतनी वायरल होती है कई न्यूज़ कि आती है कि इतने करोड़ की संपत्ति मिली है, इतने घर मिले हैं। लेकिन ये है कि इन फ्यूचर अगर हम देखें नेक्स्ट 10 साल में, करप्शन करना उतना ईज़ी नहीं रहेगा, जितना पहले रहा था। ओके, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ गवर्नमेंट जिस हिसाब से वर्क कर रही है ना, कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में करेंसी वो कम कर देंगे। आपको काम करना है कैसे, डिजिटल से, आप किसी और के अकाउंट में पैसा ले लोगे, लेकिन अब एआई का ज़माना आ गया है, वो मैप कर लेंगे। उनको पता चल जाए कहाँ-कहाँ सब कनेक्शन है, आप पकड़ जाओगे। इसलिए अभी आप लास्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने से देख लो ना, कितने सारे न्यूज़ आ रहे हैं ना कि लोगों के यहाँ से इतना-इतना पैसा मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। पहले वो उतना नहीं आता था। पहले नहीं आता था, अभी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि मतलब हर घर से आप करोड़ों रुपए निकाले करेक्ट। जा रहे और ऊपर से सोशल मीडिया है, जो एम्प्लीफाई कर देता है, तो आप छुपा नहीं सकते हो। और पहले क्या होता था कि जो मीडिया था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो दिल्ली में बैठा वो था। आजकल हर पर्सन मीडिया है, सबके हाथ में मोबाइल है। खींच लिए तस्वीर, खींच लिए वीडियो, दे दिए। अब हर किसी को ब्राइब नहीं कर सकते। कर आजकल तो वीडियो आते हैं, हाथ पकड़े, वो आपके रंगे हाथों पकड़ना है। करेक्ट है, मोबाइल चल रहा है सबके हाथ में, ये चीज़ है। नहीं, बट आजकल तो मोबाइल में अगर आपका वीडियो बना लिया, जैसे मान लो कोई पकड़ में आया, उनका किसी का वीडियो बना लिया, तो वो तो बोलते हैं तो एआई वीडियो है, मतलब मैंने नहीं किया फ्रॉड, ये तो एआई वीडियो है। करेक्ट है, वो बोलने लगे ये सारी चीज़ें, करेक्ट है।
अच्छा सर, मेरे को बताओ ना, आपने 3 बार इंटरव्यू दिया, थोड़ा आपका इंटरव्यू का मेरे को एक्सपीरियंस शेयर करो ना कि कैसा रहा। मतलब बहुत बच्चे देखेंगे कि पहला इंटरव्यू कैसा हुआ था, क्या सवाल पूछे थे, फिर दूसरे हाँ, में क्या हुआ। इंटरव्यू में करेक्ट है। जब हम इंटरव्यू में गए थे तो उस समय क्या होता है, आपको पैनल पता नहीं होता है कि कौन, आपको वहाँ पे जाके ही आपको आइडिया लगेगा आपका पैनल कौन है। तो उसमें 5 लोग होते हैं, जिसमें एक जो होता है वो चेयरमैन होता है। चेयरमैन बेसिकली कोई और नहीं, यूपीएससी का एक मेंबर होता है। जो यूपीएससी है उसकी एक बॉडी है, जिसके कुछ मेंबर्स हैं और चेयरमैन है। तो जो मेंबर होता है वही आपका इंटरव्यू ले रहा होता है एज ए चेयरमैन। बाकी जो 4 लोग होते हैं वो यूपीएससी बाहर से आउटसोर्स करके उन लोगों को बुला लेते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं या फॉर एग्जांपल कोई एक्सपर्ट किसी फील्ड के हो सकते हैं, ये सब लोग होते हैं। तो इंटरव्यू क्या होता है कि बेसिकली एक मिथ है। मिथ ये है कि कोई कुछ भी सवाल पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई फालतू का कोई सवाल, जैसे आपने व्हाट्सएप पे कभी-कभी वो देखा होगा, ऐसा वाला इंटरव्यू में सवाल पूछा गया है फालतू का, ऐसा कुछ नहीं पूछते। जो आपने उनको लिख के दिया है अपने फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपने पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी बायोडाटा दे के रखा है कि हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पे हमारा बोर्न एंड बॉटअप हुआ है, मेरे पिताजी ये करते हैं, मदर ये कर, सारा इन्फॉर्मेशन, हॉबी, इंटरेस्ट, उसी पे वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं बस। और वो उनको कुछ नहीं, सी क्या होता है, उनको नॉलेज नहीं चेक तो करना। आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन, एक फॉर क्वेश्चन? एग्जाम्पल क्या हुआ था कि हमने एक हॉबी रख दिया था, इंटरेस्ट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी क्योंकि क्या होता है, हम लोगों की बेसिक हॉबी भी नहीं होती है। जो हम गांव वाले लोग, जब बचपन से क्या हॉबी होती है, कुछ भी हॉबी बनने का मौका ही नहीं दिया घर वालों ने कभी। उन्होंने बोला पढ़ाई करो, बस खेलने गए, फिर पढ़ाई करो, तो हॉबी बनेगी कहाँ से। और इन्होंने फॉर्म में बोल दिया कि भाई हॉबी बता दो। हम क्या बताएं हॉबी, हम दूसरों से पूछ रहे हैं भाई मेरी हॉबी बता दो। दिस इज द रियलिटी बेसिकली। तो उस समय फोटोग्राफी लिख दिया। तो फोटोग्राफी में मुझे लगा क्या ही कोई क्वेश्चन पूछेगा। अब क्या हुआ कि वो ऐसा क्वेश्चन, अपर्चर क्या होता है, आईएसओ क्या होता है, हम लोग तो मोबाइल वाले फोटोग्राफी थे, यहाँ अपर्चर और आईएसओ और ये सब का कोई आइडिया ही नहीं है। इवन सोचो जो कैमरा मैन होता है वो ये सब बताने में थोड़ा डिफिकल्ट उसको होगा ना। ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो वहाँ पे थोड़ा हमारा दिक्कत हो गया था कि ये सब हम नहीं सोचे थे। हॉबी का मतलब है कि तुम्हें अच्छा खासा आना चाहिए और तुम्हें वो इंटरेस्ट है, तुम वो डेली काम करते हो। कहाँ फोटोग्राफी का काम कौन करता हॉबी इंडिया में? मतलब वो हॉबी परस्यू कौन करता, नहीं कर पाते, टाइम ही। सब वही लोग करते हैं जो एलिट फैमिली से होते हैं, जिनके यहाँ सब कुछ है, इनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। करेक्ट है ना? आपके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, आप तब ये हॉबी वगैरह कर सकते हो कि चेस खेल सकते हो या कुछ और कर सकते हो। गरीब बच्चा, उसको सही से कॉपी मिल नहीं रहा है, पढ़ाई के लिए टाइम मिल नहीं रहा है, घर का काम भी उसको करना है, घर में 2 भैंस बंधी हैं, वो भी उसको देखना है, कहाँ से हॉबी। और भैंस को चारा खिलाना तो हॉबी नहीं हो गया कि वो लिख दे, कि दूध निकालना हॉबी लिख दे। तो ये एक दिक्कत था। और आई थिंक मैं जो इसमें सजेस्ट करता हूँ यूपीएससी को रिफॉर्म के लिए, कि जो इंटरव्यू में आपने 275 मार्क्स रखे हैं ना, इसको कम कर दो, 100 मार्क्स रखो। क्योंकि गांव का बच्चा इंटरव्यू में कभी भी अर्बन को बीट नहीं कर पाएगा। सिंपल है। एक बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ के आया है, एक फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट से नॉर्मल स्कूल से पढ़ के आया है, कैसे वो बीट कर पाएगा? दोनों का एक्सपोजर अलग है। करेक्ट है ना? और जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में जाएगा उसकी फैमिली भी बेटर होगी ना। इतनी सी बात उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि उनको चाहिए एलीट बंदा जो टाई वगैरह। और आप इंटरव्यू ले रहे हो कब? अप्रैल मंथ में। दिल्ली में अप्रैल मंथ में क्या टेम्परेचर होता है भाई, क्या क्लाइमेट है वहाँ? 50 डिग्री से ठीक है, ऊपर का आप बोल रहे हो टेम्परेचर। कोट पहन के आओ, मैं बोल रहा हूँ मैं कोट मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, हम बिना कोट के गए थे, हमारे पास ब्लेजर सूट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो इसमें क्या होता है कि हम ऑलरेडी अपने आप को इन्फीरियर फील कर लिए वहाँ पे। करेक्ट है ना? क्योंकि वहाँ पे जैसे कि 20-25 बच्चे बैठे हुए हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू के लिए। करेक्ट है ना? अब सब लोग वहाँ पे अगर ब्लेजर में है, टाई में है, आप नहीं हो उसमें, आप अपने आप को इन्फीरियर, तो वहीं आपने 10 मार्क्स अपने कम कर लिए कि भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा ये चीज़। ठीक है ना? इतनी सी चीज़ उनको समझ में नहीं आती है कि इंडिया में आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? अगर गाँव के बच्चे ट्राई कर रहे हैं तो उनका जो इस अब इस तो आप इंटरव्यू बंद तो करा नहीं सकते डेफ़िनेटली, वो तो हम भी नहीं चाहेंगे बंद हो जाए। इंटरव्यू एक ज़रूरी प्रोसेस है, होना ही चाहिए। लेकिन उसके मार्क कम कर दो। जो 275 मार्क्स आप टोटल करवा रहे हो, वो 100 का कर दो। अब 100 में क्या हुआ है ना कि जो अच्छा वाला लड़का होगा, उसको आप 70-80 दे दोगे, जो बुरा वाला उसको 50 दे दोगे। तो 2 बच्चों में जो मार्क डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। अब क्या है ना कि आप पर्सनालिटी 2 दिन में इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ये एक अगेन, कैसे करेगा कोई आदमी को? जो भी आज हमारी पर्सनालिटी पिछले 20-25 साल की मेहनत है जो हमने किया है ना, और आप चाहते हो कि 2 दिन में अपनी पर्सनालिटी चेंज हो जाए और हम डीएम जैसे बिहेव करने लगे, कैसे करेंगे? अब कुछ हो जाएगा तो ट्रेनिंग होगी वो तो। देने वाले हो ना। अभी आप इन सब, सी आपको ये देखना है ना कि जो बच्चा आ रहा है ना, वो ऑनेस्ट है या नहीं,
सिंपैथी उसके अंदर है नहीं, इथिक्स वगैरह है, ये सारी ज़रूरी है ना। लेकिन वहाँ क्या है कि जो बच्चा एलीट वगैरह से आया है, उसको ये सब पता है मैनिपुलेट करना, उसने अच्छा से जवाब दे दिया, बढ़िया से पॉलिश्ड इंग्लिश में, करेक्ट है ना। आप सोचो इंडिया है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर 2 लोगों को बोल दें, मैक्सिमम किसको पसंद करे? शशि थरूर को, क्योंकि पॉलिश्ड इंग्लिश, शुगर कोटिंग हाँ, इंग्लिश। उनकी इंग्लिश ऐसी है कि उनसे पूछी जाती है कोई नया वर्ड बताओ, तो वो एक नया वर्ड निकाल के लाते हैं। तो अर्बन और रूरल के जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो जितनी भी पोस्टें हैं, मतलब हर साल 800 पोस्ट निकलती है, 800 पोस्ट निकलती है, तो उसमें से कितने अर्बन और कितने रूरल के लोग प्लेस्ड होते होंगे? अभी भी अगर आप देखो तो अर्बन के ही ज्यादा हैं, बस भले ही वो लड़के रूरल से आए हों, लेकिन उनको जो एक्सपोजर वो अर्बन का मिल गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई है माँ बाप, उन्होंने अपने बच्चे को बढ़िया पढ़ाई के लिए सिटी भेज दिया, ये कर दिया, तो उनको वो एक्सपोजर मिल गया है। अभी भी आप देखो तो मेजोरिटी ऑफ द जो भी बच्चे, लगभग आप समझ लो 70 के ऊपर ही निकल जाता है, 70 के ऊपर। सब अर्बन हाँ, वाले हैं। अर्बन वाले, और उसमें भी आपको इंजीनियरिंग। अब आप बताओ 2010 में, 2010 में अगर आप देखो तो आई थिंक 40% या उससे लेस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे यूपीएससी में सिलेक्ट होते थे। मैं सिलेक्ट की पूरा मतलब, अभी 65% ये नंबर आपका चला गया है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग वाला चला गया। अब इंजीनियरिंग क्या है, उसका मैथ बढ़िया, इंग्लिश बढ़िया, ये सब चीज़ बढ़िया उसका होगा ना, तभी वो इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है। अब जैसे आप लैंग्वेज का है, बहुत बड़ा इशू इंडिया में लैंग्वेज का चलता रहता है, स्टेट टू स्टेट। बाकी अब इसमें भी आपको बता दें कि मल्टीलिंगुअल आपने बोल दिया है बस, कि अगर आपको इंग्लिश, जैसे फॉर कोई बच्चा रूरल गांव से पढ़ के आया है ना, वो इंग्लिश में आपसे बात नहीं कर पाएगा। वो सोचता अपने लैंग्वेज में, फिर उसको कन्वर्ट करता है इंग्लिश में, तब आपसे बात करता है ना, इतने में उसको टाइम लग गया ना। जैसे कोई बच्चा हिंदी वाला है ना, अब हिंदी वाले से आप अंग्रेजी में बात करोगे तो पहले आपने इंग्लिश में सेंटेंस बोला, उसके दिमाग में आता है, वो कन्वर्ट करता है हिंदी में, फिर वो रिप्लाई अपना बनाता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है इंग्लिश में, वो ट्रांसलेट कर, वो कंप्यूटर की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें उसको टाइम गैप हो गया कि नहीं हो गया? और जो उसको अपने विचार रखने थे दिल से, वो नहीं रख पा रहा है बच्चा, ठीक है ना। और आप बोल दिए इंटरव्यू में कि आप किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हो, ये फैसिलिटी है, करेक्ट है ना। लेकिन बाकी लोगों को तो वो लैंग्वेज आनी चाहिए कि नहीं, वो किसी को नहीं आ रही है। फिर आप बोलते हो कि हम ट्रांसलेटर बिठा दिए हैं। अब ट्रांसलेटर क्या वो बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, आप खुद बोर फील कर दोगे ना, करेक्ट है ना। तो वहां पे इंटरव्यू के अंदर भी इंग्लिश को महत्व दिया जाता है? डेफिनेटली। प्रधानमंत्री जी को बोले ना, मतलब मेरी बात पहुंच जाती है, सरकार तक पहुंच जाती है बात, मतलब उनको पता होना चाहिए ना। वो हिंदी में बात कर रहे हैं, ट्रम्प से हिंदी में बात कर रहे हैं, सबसे हिंदी में बात कर रहे हैं, तो आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट को आप इंग्लिश में क्यों इंटरव्यू दिलवा रहे हो? आपके पास फैसिलिटी है हिंदी के लिए, आप हिंदी में दे सकते हो, कन्नड़ा में दे सकते हो। मेरा ये कि उनको कन्नड़ा पता है क्या? सामने वाले को नहीं पता है। आप बोल रहे हो कि ट्रांसलेटर बिठा दिए। अब हमने बोला ट्रांसलेटर को, उसने आपको बोला। अब ये इंटरव्यू कितना बोरिंग होगा आप बताओ। वो तो वैसे रिजेक्ट कर देंगे ना। टोन तो नहीं जा रहा है वहां से, देखो वो टेक्स्ट आपका भेज देगा, लेकिन जो हमारी भावनाएं थी, टोन था, बिहेवियर था, वो तो नहीं भेज पा रहा है ना, वो नहीं समझ पाएगा। तो ये एक है, आप सोचो कि अगर आप अर्लियर और आज में 94% इंग्लिश मीडियम वाले ही जा रहे हैं, 94%। 2010 में ये नंबर अराउंड 50% पे था, अभी ये इतना हो गया। 2010 में हिंदी मीडियम से 44% जाते थे, अभी 5% है। मैं दूसरे लैंग्वेज की तो बात ही नहीं कर रहा अभी, क्योंकि उनका भी तो बात करना है ना। यहाँ हिंदी की बात नहीं हो रही, यहाँ हो गई जो कन्नड़ा तमिल, उनका भी तो प्रॉब्लम है कि नहीं, वो भी तो फेस कर रहे हैं, वो भी तो रूरल एरिया से है ना। उनका अगर आप देखो 0.7% अदर लैंग्वेजेस हैं बस, मतलब मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं। नहीं सर, मैं नहीं मान रहा। अभी तो मोदी जी तो बोल रहे हैं हम तो इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं, हर आदमी के पास में पैसा है, सब कुछ है, और हर आदमी को इंग्लिश आती है, हर बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, बंगले हैं, घर में फ्रिज है, एसी है, टीवी है, सबके हाथ में फोन है, एवरीबडी कैन टॉक लिसन, सब कुछ कर सकते। करेक्ट करेक्ट है। ये सब वही है, क्योंकि हम लोग यहाँ अर्बन एरिया में सेटअप है ना। आपका ज्यादातर इंटरेक्शन अर्बन एरिया वालों से हो रहा है, हमारा भी अभी अर्बन एरिया। जब सच में गांव में जाते हैं वहां पे अभी भी दिक्कतें हैं। सी 4 ट्रिलियन बन गया, अच्छी बात है, इसमें मतलब बनना ही चाहिए आगे जाके। लेकिन वहीं अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम बेसिस पे, तो लोगों की अभी भी आमदनी उतनी नहीं है। अब आईटीआर का डेटा ले लो, इनकम टैक्स का। तो अगर इनकम टैक्स के डेटा में आप देख लो कि कितने लोग हैं जो अपनी एनुअल इनकम 6 लाख से ज्यादा दिखा रहे हैं ना, है ना। आपको 5-6 करोड़ लोग मिल जाएंगे। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम कितने लोगों की एनुअल इनकम, तो आपको 1.7 लाख इंडिविजुअल इंटायर इंडिया में 140 करोड़ में। तो इसलिए 4 ट्रिलियन बन गए क्योंकि आपके पास लोग ज़्यादा है ना, करेक्ट है ना।
लोग कम नहीं है, लोग ज़्यादा है ना। लेकिन अभी भी क्या है कि सी गवर्नमेंट ने अपना काम किया है, ऐसी बात कोई नहीं कि गवर्नमेंट नहीं काम किया है। और हर गवर्नमेंट ने काम किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और हो, काम तो हर गवर्नमेंट करते हैं, तभी इंडिया यहाँ तक पहुँचा है ना। लेकिन स्पीड कम रह गई है। जैसे आप 1980s में कंपेयर करो इंडिया और चाइना का, तो दोनों लगभग सेम थे उस समय। टोटल जीडीपी ले लो, पर कैपिटा इनकम ले लो, आज चाइना किधर है? करेक्ट है ना, हम लोगों से कितना आगे है, क्योंकि उसने स्पीड बढ़ा दिया अपना काम करने का। फिर लोग वही बोलते हैं कि अपने के यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। सिर्फ बहाना ढूंढने के तो लाख मिल जाएंगे आपको। करेक्ट है। पहले आप बोलते थे पॉपुलेशन है, जब आपको सिंगापुर से कंपेयर करना है तो पॉपुलेशन ले आते हो, चाइना से करना है तो आप डेमोक्रेसी ले आते हो। तो आपके पास इतने सारे बहाने हैं, तो फिर काम कैसे होगा? बहाने हटाओ, काम हो जाएगा अपने आप। तो एक्चुअली आपने क्या सीखा कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट बनने के लिए इंटरव्यूअर क्या देखता है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, या सिर्फ इंग्लिश ही देखता है? सी इंग्लिश ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश देखते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, उनका भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। मेन चीज होता है कि अपने आप को वहाँ एक्सप्रेस कर पा रहे हो अच्छे से कि नहीं। जैसे हमारे साथ प्रॉब्लम और ऐसा हो जाता है कि हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। हमें आता है, अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हम बता ही नहीं पाए आपको वो सारी चीजें जो हमें बतानी थी, ठीक है ना। तो एक तो ये हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि समटाइम्स आप ओवर स्मार्ट प्ले कर देते हो उनके सामने, ठीक है ना, कि मतलब हमको लगता है कि इनको हम पागल बना सकते हैं। वैसा नहीं भाई, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, वो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में कई साल वर्क किए हैं ना, उनको पता है वो सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस है। और आपके जैसे उन्होंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया है, तो वो जज इजीली कर लेंगे। तो वो प्रॉब्लम हो जाती है कि आप ऑनेस्ट नहीं हो अपने आंसर को लेके। करेक्ट है ना, कि उन्होंने कुछ पूछा है, आप बहाने मार दिए, आप फालतू का झूठ का आंसर दे दिया आपको लेकिन वो आपको बताएंगे कभी नहीं कि आप गलत बोल रहे हो। आपको लगेगा वाह, इंटरव्यू कितना बढ़िया चल रहा है मेरा, ठीक है ना। जब रिजल्ट आता है तब आइडिया लगता है कि हमने शायद सही आंसर नहीं दिया था। हकीकत यही है। क्या होता है, जो हम मॉक इंटरव्यू वगैरह हम देखते हैं जो वायरल होते रहते हैं, उसमें वो लोग ग्रिल कर लेते हैं इन द सेंस कि आपने गलत बोला, ये या ये जो, जैसे हमने आपसे एक पूछ लिया कि कितना इंडिया मतलब गोल्ड इंपोर्ट करता है ना, आपने बोल दिया 1000 मीट्रिक टन, ठीक है ना। हम नहीं बोलेंगे गलत है ऐसा ही, हम बोलेंगे चलो ठीक है। अब सिल्वर में बताओ, आपने वो बता दिया, आपको क्या लग गया कि लगता है हम सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं था ना। आप बस झूठ में कुछ भी नंबर बोले जा रहे थे, ठीक है ना। तो वो बस वो चेक करते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं नहीं पता, आता है बट को कोई शायद 3 लाख कोई करोड़ के फर्क आसपास नहीं का पड़ता है मार्केट इनको। इंपोर्ट हाँ कर सकते हैं, करेक्ट, ऐसे बोल एग्जैक्टली, सकते हैं। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो यही तो चाहते हैं ना कि आप सही बोलो, एक्चुअली जो बात है वो सही बोलो, ऑनेस्ट रहो अपने ओपिनियन में, ठीक है। सोशल इशू है, कोई वुमेन से रिलेटेड है या चाइल्ड से रिलेटेड, ओल्डर सिटीजन से रिलेटेड, तो आप कितने सिंपैथेटिक हो उनके लिए। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल कोई इशू आ गया, विमेन का कुछ क्राइम हुआ है ना, आपको बोल दिया केस स्टडी में आपको क्या करना है, आप बोले जाएंगे तुरंत ही सब भीड़ हटाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर क्लियर करेंगे। अरे जिसके साथ क्राइम हुआ है पहले उसको तो देख लो ना, कि उसकी फैमिली को हमें क्या करना है। तो सिंपैथी भी रहना है, और लॉ एंड ऑर्डर बराबर मेंटेन भी करना है। दैट मीन्स आपको रूल इधर उधर नहीं करना है, लेकिन काम भी हो जाना है। करेक्ट है ना। तो वो चीज आईएएस का काम यही तो है ना, कि काम करना है किसी तरह। करेक्ट है। जुगाड़ का काम है क्या यस, आईएएस का? हाँ ठीक, आपको देखो जो लॉ है, रूल है, उसको भी नहीं तोड़ना है, और हमको वर्क भी कंप्लीट कर देना है। ऐसा ही सब जगह ऐसा ही होता है। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो अभी क्या होता है कि वो लोग ऐसा नहीं करते। कई जगह अगर आईएएस के पास जाओ, आप फाइल लेके गए, जैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री अगर आपको खोलना है ना, इतना इजी नहीं है खोलना जितना लगता है। कितने सारे क्लियरेंस लेने पड़ेंगे ना, तब जाके कहीं होगा। और तब तक तो आपका कॉस्ट भी बढ़ गया, क्योंकि आपने बिल्डिंग लेके रखे हो, डिपॉजिट देके बैठे हो, रेंट आपका बराबर जा रहा है। करेक्ट है ना। फैक्ट्री गोडाउन लेके बैठे हो, सप्लाई चेन आपका रुका हुआ है ना, और फाइल आपकी एक क्लियर नहीं हो रही, कोई एक, सब काम रुका हुआ है इसकी वजह से। 2 साल अगर ये रुक गया ना, आपका कॉस्ट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। और ये जो कॉस्ट बढ़ रही है ना, ये क्या ब्राइब से कम है क्या? कहने को तो चलो हमने ब्राइब नहीं दिया, लेकिन जो आपकी कॉस्ट पहले 10 करोड़ बैठ रही थी, आज 15 करोड़ हो गई, तो ये 5 करोड़ क्या हो गया? ये ब्राइब ही तो हो गया आपका। करेक्ट है ना। तो ये एक गवर्नमेंट सिस्टम में प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, जो आजकल के जो बच्चे जो आईएएस वगैरह बन जाते हैं, इन्होंने आउटसाइड से सिस्टम नहीं देखा है। क्या होता है, आप 21, 23, 24, 25 ईयर्स ओल्ड बच्चों को आपने ले लिया है ना, इन बच्चों का कभी गवर्नमेंट से इंटरेक्शन उतना नहीं हुआ, वही आईएएस है सब। वही आईएएस बन गए। इन्होंने गवर्नमेंट को आउटसाइड से नहीं देखा, इनसाइड से देखा है ना। तो जब आप आउटसाइड से देखोगे तब आपको पता चलेगा तकलीफ कितनी है ना। अब जैसे मैं आईएएस बन गया, अब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी कंपनी बंद है नहीं बंद है, हमें क्या फर्क पड़ता है, मुझे टाइम पे सैलरी मिल जा रही है, बस और क्या है ना।
तो हम उतने सिंपैथेटिक आपके लिए नहीं रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल इसी बच्चे के यहाँ अगर उसके पापा या ब्रदर ये लोग कर रहे होते, उनके साथ बात कर रहे होते, वो अपनी प्रॉब्लम बताते, तो शायद ये समझ पाता या इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती। क्या है कि अपने इंडिया में प्राइवेट सेक्टर है ना, उसको कभी भी मतलब ऐसा हेट करके सब देखते हैं। मैं आपको बताऊं, आप अगर मैं आपको बोलूं कि आप किस बिजनेसमैन से इंस्पायर हो इंडिया में, अगर आप ये एक पोल करवा लो ना, एलन मस्क का नाम ले देंगे, कोई अंबानी अदानी का नाम नहीं लेगा। अगर आपने अंबानी अदानी का ले लिया तो ऐसा लगेगा कि आप करप्ट हो। करेक्ट है ना, उनको उसी नज़र से आप देख रहे हो ना। करेक्ट है ना। अगर स्कूल में जाओ, बच्चे से पूछो कि आपको किससे इंस्पिरेशन मिल रही है, वो महात्मा गांधी का नाम लेगा, बुद्धा का नाम लेगा, अच्छी बात है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन वो अंबानी अदानी का नाम नहीं लेगा। तो फिर आप फैक्ट्री खोलोगे कहाँ से, जब आपको इंस्पिरेशन ही इसी जगह से आ रहा है। करेक्ट है ना, उनसे भी आना है लेकिन अंबानी अदानी से भी आना है। करेक्ट है, यहाँ मैं वही है ना, उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने, लेकिन उन्होंने इतनी सारी जॉब क्रिएट करवाई है ना, इतना सारा टैक्स वो गवर्नमेंट को पे करवाते हैं ना, और अगर वो एक इंस्पिरेशन फिगर बन जाएंगे तो हम भी कल बिजनेस खोलेंगे, हम भी जॉब क्रिएट करेंगे। गवर्नमेंट कितनी जॉब क्रिएट कर सकती है? आप एग्जाम कंडक्ट कराओगे, पूरे साल में आप कितना 10 लाख जॉब क्रिएट कराओ बस, उसमें भी आपका एग्जाम होता है, लीक हो जाता है, फिर से री एग्जाम होता है, फिर से लीक हो जाता है, और वो बच्चा दिन भर एक पढ़ाई करता है, फिर अगले साल तैयारी करता है, फिर ये सब तैयारी करता है, और उसके बाद उसको ना तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल रही ना गवर्नमेंट में मिल रही है, फिर वो बेचारा क्या करेगा? इसीलिए समटाइम सुसाइड कर लिया, ये हो गया, वो सब सिचुएशन आती है। तो जब तक, हाँ, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने यह काम अच्छा किया है कि प्राइवेट सेक्टर को अच्छी नज़र से इन्होंने देखना शुरू किया है। सिर्फ शुरू किए। हाँ, शुरू किया है कि इसमें टाइम लगेगा, वही है ना, पहले वो भी नहीं था ना। करेक्ट है ना, अब वो चीज़ टाइम लगेगा। जैसे जो हमारी जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, वो शायद ऐसी आ जाए कि हाँ, प्राइवेट सेक्टर को अच्छे से देखने को शुरू कर दे कि हाँ, कि हमें भी प्राइवेट सेक्टर, जो अंबानी अदानी या जो लोग हैं, उनके से इंस्पिरेशन लेना है। सी आप एलन मस्क से ले सकते हो, बिल गेट्स से ले सकते हो ना, लेकिन यहाँ घर में नहीं लेना है आपको। करेक्ट है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये दिक्कत है। बहुत सही बात कर रहे हो आप, मतलब बहुत आपको जीएसटी लेने में कितनी तकलीफ हुई मेरे, तो ये बताओ। जीएसटी लेने में देखो तकलीफ तो डेफिनेटली हुई है। क्या होता है कि जैसे आपको जीएसटी फाइल एप्लीकेशन के लिए डलवाना है, वो उन्होंने बोल दिया हम आ रहे हैं, आ गए, और उस समय अगर आप 2 मिनट के लिए अवेलेबल नहीं हो, वो चले जाएंगे, फिर वो 10 दिन का टाइम देंगे, ये सब में टाइम लगता है। एक बार तो ऐसा उन्होंने गलत जीएसटी हमको दे दिया, कैंसिल करवाने के लिए हमको 1 साल वेट करना पड़ा। उन्होंने बोला तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तभी वो कैंसिल होगा, तब तक हमको अपना बिजनेस रोक के रखना पड़ा था। अब ये हमें घाटा हुआ कि नहीं हुआ? टैक्स का एक और प्रॉब्लम है। टैक्स का प्रॉब्लम है कि जैसे अभी आईटीआर सब इनकम टैक्स भर रहे हैं ना, ये आपको बताएंगे नहीं कितना टैक्स भरना है, आप खुद भरो, और आप गलत भरिए तब हम बताएंगे कि तुम गलत भरे हो। अरे पहले बताओ तुमको कितना भरना है सही से ना, ये दिक्कत है इनकी। ठीक है, आप खुद ढूंढ के लाओ हर जगह से। आप सोच लो कि 10 रुपए का अगर डिविडेंड छूट गया आपसे, 10 रुपए का डिविडेंड, 10 रुपए का, उस पर ये नोटिस भेज देंगे तुमको। करेक्ट है, 10 रुपए का छूटा है ना, आप क्वांटिटी भी देखो ना, कि क्यों परेशान करे हो 10 रुपीज के लिए। नॉर्मल उसको बोलो ठीक है काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बड़ा कोई घपला कर रहा हो तो देखो, ये रियलिटी है बेसिकली। मतलब पहले तो नोटिस भेज दो, फिर माफ कर दो, ये क्या चल रहा है? 32,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस भेजा इन्फोसिस जैसी कंपनी को, फिर बोल दिया अगले दिन कि यार अरे ठीक है ठीक है ठीक है, वो गलती से भेज दिया। अब मैं इसमें आता है बहुत बढ़िया बात बताता हूँ सर आपको। पहले तो आप एक सीए हायर करते हो, आप उसको 8-10 लाख रुपए दोगे साल के, मेरे ये कंप्लाइंसेस कर दो, वो कंप्लाइंसेस कर दो, ये सब कुछ कर दो। आपने बता दिया कि भैया मेरे ये सब सही 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 सब सही भरना। अब सीए ने भर दिया, 2 साल 3 साल 4 साल निकलते वो सीए कहीं चला गया, कुछ हो गया, दूसरा हो गया, नया सीए आ गया आपके पास में। अब उसने 2 4 3 साल पहले कुछ भरा था, गलती करी थी, उसका नोटिस आपको 3 साल बाद आएगा। करेक्ट। क्यों आएगा भाई? सीए की जिम्मेदारी होनी चाहिए 100%। मैं तो ये बोलता हूँ गवर्नमेंट को मेरे माध्यम से बार बार, सीए अकाउंटेबिलिटी एक्ट आप लेके आओ। आप एक व्यापारी के पास मत जाओ जिसने टैक्स भरा है, आप उसके पास जाओ कि भैया कि इस बंदे का टैक्स गलत क्यों भरा गया है, फाइन लगाना सीए पे लगाओ। जिस दिन रेड होगा सीए हाथ खड़ा कर देगा। उसके पास जाना चाहिए ना, क्योंकि आप भर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कोई गलती कर रहा है और सीए को पता है कि गलती कर रहा है, तो आप एग्रीमेंट कर लो कि भैया आपने गलती करी है, अगर कुछ होगा तो आपके ऊपर बात आएगी, मेरे ऊपर बात नहीं आएगी। अगर वो व्यापारी बोलेगा हाँ ठीक है मेरे पे बात आएगी, मैं, और सीए ने बोला कि ठीक है आई एम सिक्योर, फिर कुछ बात आएगी तो किस पे आएगी?
व्यापारी पे आएगी, नहीं तो किस पे आनी चाहिए, वो सीए पे आनी चाहिए कि जितना भी जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जितना भी एक्ट, जितने भी पैसों का हेराफेरी हो रही है, जो कंपनी मारी, सीए ही तो भर रहे हैं, बैंक को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? टैक्स सी हमने जो एक नोटिस किया, टैक्स सबको देना है। ओके, कोई बंदा पीछे नहीं है। आप भी टैक्स देना चाहते हो, बिल्कुल हम भी देना 100% चाहते देना हैं। चाहते हैं। लेकिन वही है कि आप ये सोचते हो कि टैक्स के बदले में गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है। इवन अर्लियर एक इकोनॉमिक सर्वे आया तो उसमें भी उन्होंने यही लिखा है, गवर्नमेंट का ये इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सब लोग टैक्स बराबर से भरें, तो पहले गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि लोगों तक सुख सुविधाएं पहुंचाएं, कि रोड पे पोथ होल्स नहीं होने चाहिए, पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए, करेक्ट है ना, ये सारी चीज़ें। आप 20 लाख टैक्स भर दिए फॉर एग्जाम्पल, और पुलिस स्टेशन में जा रहा हो, कोई आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि क्या फ़ायदा था इस टैक्स का जब कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी बात। तो वहीं से वो चोरी करना जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ दोनों तरफ से है कि उनको पहले सुख सुविधाएं देना है, ट्रस्ट बिल्डअप करना है। इसको हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रस्ट डिफिसिट है। हमें लगता है हम टैक्स भरेंगे, वो चोरी कर लेंगे, करप्शन कर लेंगे, करेक्ट है ना। उन्हें लगता है कि तुम भी चोर हो, तो दोनों को लगता है कि दोनों चोर हो। चोर चोर बसे रे भाई। अच्छा सर, थोड़ा आपके यूपीएससी पे वापस आते हैं अपन। आपने बेंगलुरु के अंदर यूपीएससी एस्पिरेंट को मतलब कोचिंग देने का निर्णय लिया आज से 10 साल पहले। पहले तो बेंगलुरु के अंदर जर्नी कैसी चल रही है आपकी, लोग कितना रिस्पांस कर रहे हैं? मुझे तो लगा ही नहीं था कि बेंगलुरु के अंदर भी यूपीएससी की तैयारी हो सकती है। तो जब हम बेंगलोर में आए थे तो मुझे क्या था कि दो यहाँ पे गैप मिल रहे थे। एक था कि आईटी हब ऑलरेडी ये बन चुका था बेंगलोर। बहुत सारे लोग थे जो आईटी फील्ड में काम कर रहे थे, तो उनको भी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आना पड़ता था जॉब छोड़ के। और कोई बंदा जॉब छोड़ के आ रहा है तो फाइनेंशियल जो सोर्स था वो उनका टूट गया। तो अब प्रिपरेशन करते समय उनके पास एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ जाता है, राइट, क्योंकि 2 साल बाद जब वापस जाएंगे कि कंपनी उनको वापस लेगी या नहीं लेगी। तो मुझे वो गैप दिख गया था कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ वो अपनी जॉब छोड़ें, आप 1-2 महीने की छुट्टी ले लो, लेकिन आप बिना जॉब छोड़े भी प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे दिला है। एक तो ये गैप मिला। दूसरा गैप था जो गर्ल्स स्टूडेंट थी। पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि उनकी जो गर्ल्स बच्चियाँ हैं, डॉटर हैं, उनको भी अच्छी शिक्षा मिले, उनको भी यूपीएससी की अपॉर्च्युनिटी मिले। लेकिन क्या था, रिलोकेशन दिल्ली में जाना, भेजना, सेफ्टी, माँ-बाप का देखो होता है, माँ-बाप नहीं उनकी हिम्मत नहीं होती है कि अपने बच्चों को दूर भेज पाएँ। तो मुझे वही लगा कि अगर वो यहीं पे हम खोलते हैं बेंगलोर में, तो जो आस-पास का जितना एरिया है 200 किलोमीटर का, तो 200 किलोमीटर में क्या है कि अपने बच्चों को वो यहाँ पे आराम से भेज देंगे। तो ये जो गैप था और उसमें मैं सक्सेस भी रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ वीकेंड बैच चलता है सैटरडे संडे, जो सिर्फ़ वर्किंग प्रोफेशनल के ही लिए ही चलता है, जिसमें सैटरडे वो 10 टू 5 क्लास चलाते हैं, संडे को भी 10 टू 5 क्लास चलाते हैं। और तो इससे क्या होता है कि वो मंडे टू फ्राइडे अपना काम भी कर लिए, सैटरडे संडे यहाँ पे क्लास भी ले लिए। और सेम हमारे में अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट का देंगे तो 60% स्टूडेंट हमारे यहाँ गर्ल्स ही होती है। जो भी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के साथ आते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टाफ उनको दे, क्योंकि हमारे स्टाफ भी जो होता है ना, वो भी 40% फीमेल स्टाफ ही है। जहाँ तक अगर देखा जाए तो इसमें हम सक्सेस रहे हैं यहाँ पे। सक्सेस मिली आपको? अच्छा, बिल्कुल, वो बहुत बिल्कुल। और लोगों को अपॉर्च्युनिटी हम दिलवाए हैं और लोगों ने एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। मतलब कितना खर्चा आ जाता है? मतलब जैसे मान लो कोई पढ़ाई कर रहा है, यूपीएससी एस्पिरेंट बन, मतलब यूपीएससी में जाना चाहता है वो, अब वो कोचिंग लेता है, सब कुछ लेता है, तो मतलब कितना खर्चा लग जाएगा उसको बंदे को? एक्सेस करना यूपीएससी कोचिंग वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना? तो वो चीज़ है। तो अगर दिल्ली जा रहा है, अगर आप दिल्ली से कंपेयर कर देते हैं, दिल्ली में क्या होता है कि वो लोग एक साथ फ़ीस नहीं बताते हैं। आपको बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा फ़ीस बताते रहेंगे और क्या होता है कि वो आपका इतना पैसा ऑलरेडी लग गया है, तो आपको थोड़ा और पैसा फिर देना होता है ना कि चलो ये भी दे देते हैं। उन्होंने बोला जीएस कोर्स है, 1.5 लाख रुपए आपको दे दो, ऑप्शनल कोर्स है उसके लिए 50,000 दे दो, देन सीसेट अलग से है 20,000 दे दो, टेस्ट सीरीज़ है अगेन 20,000, ऐसे के लिए अगेन 10,000, मेंटरशिप आपको अलग से लेनी है उसके लिए फिर से 25,000। अगर ये टोटल जोड़ लो तो 2.5 लाख रुपए से कम नहीं बैठेगा दिल्ली में। ये मैं आपको 2.5 लाख से ₹1 कम नहीं होगा, और प्लस पैसा आपको उसी समय देना है। तो एक तो आप 2.5 लाख ले रहे हो, कितने लोग फैमिली जो अफ़ोर्ड कर सकती है सेम डे पे 2.5 लाख देना। आप 1 लाख लो तो चलो फैमिली दे सकती किसी तरह, 50,000 उनके पास है, 50,000 कहीं से उधार लेके दे दिया, 2.5 लाख। फिर दिल्ली में आप यहाँ से बच्चा जा रहा है ना, उसको वहाँ पे रहना भी है ना। दिल्ली में उस एरिया में जो मुखर्जी नगर एरिया, राजेंद्र प्लेस जो बना हुआ है हब, वहाँ पे रहना बहुत कॉस्टली अकोमोडेशन, 20,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिनिमम वो पे करना है। पीजी का मैं बोल रहा हूँ शेयरिंग, नॉट सिंगल। फिर पढ़ने के लिए आपको लाइब्रेरी चाहिए,
₹3000 आपको पर मंथ लाइब्रेरी, और ये प्रिपरेशन आपको मिनिमम 15 मंथ तो करनी है, 15 महीने। 15 मंथ का हिसाब जोड़ लो तो 7 to 8 लाख रुपए से कम नहीं बैठेगा एक रुपए भी। इसमें हमने बाकी नहीं छुप जोड़ा, जो आप इधर उधर कभी खर्च कर दोगे, वो सब नहीं जोड़ा हुआ है ना, इतना लगेगा। लेगेसी आईएएस में हम लोग क्या करते हैं, बेंगलोर पूरा कोर्स पैकेज में देते हैं कि अगर हमने ये बोल दिया कि हमारे की जैसे फीस है ना, जैसे 1.5 लाख या 1.8 लाख रुपीस है, इसके बाद एक रुपए नहीं लिया जाएगा, चाहे इंस्टीट्यूट कल एक नया कोर्स भी लॉन्च करे, है ना। कि आपको क्या होता है कि यूपीएससी है, रिलेवेंट बराबर बने रहना है आपको, तो चीज़ों को आपको भी चेंज करना है ना, तो हिसाब से हमको कभी कभी नया कोर्स भी लॉन्च करना होता है, तो वो सब एक्सेस रहेगा। हम पेरेंट्स को साफ बोल देते हैं कि अगर बच्चा भी गलती से आपको झूठ में फ़ोन कर दिया ना, पापा यहाँ पे कोर्स एक है 10,000 का ले लूँ क्या, मतलब पैसे लेटने के लिए, तो उसके लिए पैसे मत देना, क्योंकि यहाँ पे जो अभी आपने डिस्कस किया यही फाइनल पैसा है। इसके अलावा हम नहीं आपसे एक भी पैसा नहीं मांगेंगे, चाहे कोई भी बड़ा कोर्स निकाले, मेंटरशिप हुआ, सीसेट, फाउंडेशन, एवरीथिंग इतने में ही आपको मिलेगा। तो एक तो उनको फिक्स हो गया कि हाँ, हमको 1.5 to 1.8 लाख रुपीस मिलेगा। अब आते हैं एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन क्या होता है, पीजी जो यहाँ पे है वो आपको 8 to 10,000 रुपीज़ में रहना खाना सब बढ़िया मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी कॉस्ट 50% यहाँ पे भी कट हो गया, कोचिंग फीस ऑलरेडी आपको कट हो गई। लाइब्रेरी, जो हमारे खुद के स्टूडेंट होते हैं हमारे बच्चे, उसके लिए हमने लाइब्रेरी भी बना के रखी है, मतलब जिसमें अराउंड हमारे पास 2 लाइब्रेरी हैं, 350 स्टूडेंट एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, 350। और वो भी हमने बोला है कि जब तक आपका कोर्स चल रहा है ना, तब तक आप वो लाइब्रेरी यूज करो, एक पैसा हम तुमसे नहीं लेंगे। वाह। करेक्ट है, तो वो भी उसका पैसा बच गया कि नहीं, नहीं तो 2,000 रुपये तो उसको देना ही पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे हमने एक अफोर्डेबल बना दिया है। इसके बाद भी क्या होता है, कुछ लोग गाँव से आते हैं, वो एक साथ इतना फीस नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना? तो उनके लिए भी हमने बना के रखा है कि ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट में दे दो। आप 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट बना लो, उसमें दे दो आके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन है, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। आप साउथ इंडिया में हो सर अभी, ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर तो आता ही होगा, बिकॉज सब ज़्यादातर लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। अब यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए हिंदी आना चाहिए, पर इंटरव्यू में इंग्लिश आना चाहिए, करेक्ट, करेक्ट, वो करेक्ट। बात हाँ, हाँ, हाँ। तो हिंदी को कैसे फिर प्राथमिकता दी जाती है यहाँ पे? चैलेंज तो आ ही रहा होगा। चैलेंज है, तो इसलिए क्या होता है कि हमारे कोचिंग हम लोग हिंदी यूज़ ही नहीं करते हैं। बिल्कुल यूज़ नहीं, क्या होता है कि हर स्टेट से लोग आते हैं, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मणिपुर, मेघालय, हर जगह से लोग आते हैं ना। तो एक सिर्फ इंग्लिश ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो सबको जोड़ सकता है ना। तो हमारे क्या था, सब लोग इंग्लिश में ही वहाँ पे, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो फ्रंट डेस्क वाले हो, सब लोग। और इवन क्लासेस भी जो हमारी होती है वो पूरी इंग्लिश में ही चलती हैं, कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन सम टाइम जैसे कर्नाटक से कोई आया, तो जो बच्चा होता है उसको तो इंग्लिश आता है, लेकिन समटाइम्स पेरेंट्स को, मैंने बोला ना, कुछ जो उनका जो दिल का बात है ना, वो तो लोकल में ही निकलेगा ना। तो उसके लिए भी जो हम फ्रंट डेस्क पे जो लोग रखते हैं, तो इस हिसाब से रखते हैं कि उनको लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे किसी को तेलुगु आ रही है, किसी को कन्नड़ा आ रही है, किसी को तमिल आ रही है, तो उसी हिसाब से उनको वहाँ भेज देते हैं कि अगर आपको तमिल बात करें, तमिल के लिए भी हमारे पास है, तेलुगु है, तेलुगु, कन्नड़ा, कन्नड़ा। नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा तो हम हैं, ठीक है? तो सबके लिए वहाँ पे मैंने बना के बैठे हैं, बेसिकली पेरेंट्स के लिए। मतलब उन एस्पिरेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, और मतलब मतलब जैसे आपने 3-4 बार चौथे टाइम में, आपको कब लगा कि छोड़ देना चाहिए, और उनको कब छोड़ देना चाहिए? हाँ, ये एक चीज़ है कि मैंने देखा है कई लोगों में इवन, कि वो कंटिन्यूअस लगे रहते हैं। इसको मतलब संकन कॉस्ट फैलेसी बोलते हैं, क्योंकि एक बार आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया है, आपने इतना समय दिया यूपीएससी तैयारी में, तो आपको लगता है कि एक और अटेम्प्ट दे देते, हो ही जाएगा। नहीं हुआ, आपका एक और साल लग गया ना, फिर से आप लोग एक और अटेम्प्ट दे देते हैं। तो वो सब नहीं करना है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ हर किसी से कि जब आप इंटर करो, एग्जिट प्लान आप तभी बना लो। जैसे होता है ना, जब स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक आपको परचेज करना होता है ना, तो आप तय कर लो कि किस टारगेट प्राइस में आपको बाहर निकल जाना है। उसमें इमोशंस नहीं रखना है कि थोड़ा और ऐसा नहीं करना। सेम यहाँ पे कि आप टारगेट देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना ईजी नहीं है, तो ये एक दिमाग से निकाल दो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। देखो इतनी बड़ी कंपटीशन है, कई लोग जो 2-2 3-3 अटेम्प्ट दे के बैठे हुए हैं, तो वो डेफिनेटली आपसे बेटर ही है ना। आपको टाइम लगेगा और आप भी सीरियस नहीं रहोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, दिक्कत तो आपकी भी है ना, करेक्ट है ना? तो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं होगा, तो आप ये सोच लो कि देखो 2 अटेम्प्ट तक हम देंगे, थर्ड अटेम्प्ट मेरा लास्ट है।
उसके बाद हम अटेम्प्ट देते रहेंगे, वो आप बंद मत करो भाई। गवर्नमेंट ने आपको दिया है 6 अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्व के लिए ज़्यादा, तो आप देते रहो, अपॉर्चुनिटी है जितना तक। जैसे आप जनरल कैटेगरी है, जैसे आपको 6 अटेम्प्ट होते हैं, देन 7 अटेम्प्ट, उसके बाद 2 अटेम्प्ट और एक्स्ट्रा मिल गए, या 3 अटेम्प्ट ओबीसी के लिए मिल गए, SC ST के लिए भी मिल गए, तो उनका एज तक चला जाता है कि इस एज तक आप बराबर देते रहो, 37 ईयर्स तक देते रहो। करेक्ट है ना? तो ये चीज़ है कि आप देते रहो एग्ज़ाम, लेकिन कुछ और साइड में करना शुरू कर दो। वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने इतनी नॉलेज ले ली है ना, आप दूसरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती हैं, उसकी तैयारी कर लो। जैसे SSC, CGL है, स्टेट PCS है, RBI का है, IB का है, ले लो। और इवन एक अभी यूपीएससी ने भी एक अच्छा, फॉर एग्जांपल एक अब रिफॉर्म लाए हैं यूपीएससी वाले, इसमें डेफिनेटली उनको मतलब धन्यवाद देना चाहिए जो उन्होंने दिया है। प्रतिभा सेतु नाम से उन्होंने लॉन्च किया है स्कीम, प्रतिभा सेतु। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि हम जैसे लोग जिसका इंटरव्यू मतलब वो गया, इंटरव्यू तक गए लेकिन फाइनल नहीं हुआ, ऐसे कई लोग होंगे हमारे जैसे। तो इन लोगों को क्या करते हैं कि वो डेटाबेस इकट्ठा कर लेते हैं ना, और उनको क्या करते हैं, डेटाबेस जैसे जो पीएसयू है, गवर्नमेंट के पीएसयू या प्राइवेट या कोई भी, इनको बच्चे चाहिए होते हैं, तो उनको वो सब एक्सेस करा देते हैं ना, कि इनमें से अगर आपको कोई बच्चा चाहिए तो ले लो। तो उनको डायरेक्ट पूल मिल जाता है पूरा टैलेंट। तो ये एक अच्छा है। अभी रिसेंटली फॉर एग्जाम्पल हुआ भी था, जो ESIS है, जो फॉर एग्जाम्पल जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो गवर्नमेंट का है, उन्होंने 451 स्टूडेंट इसी प्रतिभा सेतु से उठाए हैं सीधे। तो ये एक अच्छा है कि उन्होंने इतना मेहनत किया है, तो उनको कहीं न कहीं जॉब मिल गई है। फिर से वही एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, पैसा बर्बाद करना और टाइम बर्बाद करना, वो सब उनका बच गया। 451 स्टूडेंट को डायरेक्टली वहीं से मिल गए। पुलिस वाला बनना चाहता था, सब इंस्पेक्टर, और मैंने RS की तैयारी करी थी, इसमें खूब गजब की तैयारी करी थी। मैं भी कुछ 17-18 नंबर से रह गया था, और एक ही मौका मिला था मुझे तो, और मतलब मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं पुलिस वाला ही बनूँ लाइफ में, और एक सब इंस्पेक्टर बनूँ और एक थाना मेरे अंडर में हो और काम करूँ। बट ऐसा हो नहीं पाया मेरे साथ तो। बट मैंने सोचा कि चलो अब नहीं बन पाया तो बिज़नेस करेंगे, माहौल वैसा ही बनाएंगे। तो मैंने वो एक अटेम्प्ट में छोड़ दिया। फिर मैं कहा अब आगे मैं बन नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को मौके नहीं आगे। शायद एक ऐसा भी था राजस्थान के अंदर तो कि 25 ईयर की एज ही होनी चाहिए आपकी, आपको एक सब इंस्पेक्टर अगर बनना है तो। जो मैं समझता हूँ, जो हमने यूपीएससी में सीखा है, जो हमें अपने स्टूडेंट को भी वही चीज़ बोलता हूँ, कि अगर आपने एक सीरियस अटेम्प्ट दिया है, सीरियस मतलब आपने सीरियस पढ़ाई की है। सी सीरियस कैटेगरी क्या होता है, सिंपल कैटेगरी है उसका, कि जितना सिलेबस है, आपने वो सिलेबस पढ़ा है, आपने उसके नोट्स बनाए हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं, आपने कोई एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की है, इतने काम को हम सीरियस बोलते हैं। इसमें आपके मार्क कितने हैं वो हम अभी नहीं कर रहे हैं काउंट, ठीक है, लेकिन इतना आपने किया है वो सीरियस में आ गए। अगर आपने सीरियस में सच में मेहनत की है, तो अगर आपका यूपीएससी नहीं निकला है ना, कोई दिक्कत नहीं। यूपीएससी में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आप कुछ बन जाओगे, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, नहीं तो आप कुछ सीख जाओगे। और जो सीख जाओगे ना, उससे आप बाद में लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। क्योंकि आपने ना एक अनुशासन में रहना सीख लिया है, अपने आप को बिहेवियर बदल लिया है ना। और जब बिहेवियर बदल जाता है, किसी भी चीज़ में पैर मारना ना, पत्थर भी सोना बन जाएगा, सिंपल। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करते करते मेंटल ब्लॉकेज भी बहुत आ जाता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि रिजिड माइंडसेट हो बिल्कुल, गया है, बिल्कुल। मतलब अभी क्या करे लाइफ में। करेक्ट, करेक्ट। वो हाँ, वो क्या होता है ना कि वो हमारा देखो, एक तो चीज़ ये होता है कि उन बच्चों को 10 टू 12 आवर्स डेली पढ़ना है, कोचिंग जाना है, क्लास घर पे आके पढ़ना है, तो ये तो वो हो गया। दूसरा चीज़ ये होता है कि उनके पास एक प्रेशर रहता है कि क्लियर करना ही है, नहीं तो फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि उन्होंने एग्ज़िट प्लान सेट नहीं किया है ना। और इससे ज़्यादा जो मैं आपको बताऊँ, जो मेन प्रॉब्लम जो आती है, वो हर इंडियन कल्चर है। इंडियन कल्चर पता है क्या है? जैसे आप भी हो ना, आज तक आपने अपने फादर से ना एज़ ए फ्रेंड बात नहीं कर पाए होंगे। कैसे करेंगे सर, इंडिया में नहीं कर सकते, आप करेक्ट है बोलते ना? जरूर है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो वो एक मेंटल ब्लॉकेज और कर देते हैं ना, कि वो घर में एक बॉस की तरह आपके यहाँ बैठा हुआ है ना, जो फादर फिगर है ना, बॉस की तरह, कि वो सिर्फ आपको देख रहा है, ठीक है ना? तो मैं खुद मानता हूँ, अगर एक फादर के साथ या सन या डॉटर एक साथ बैठकर बात करोगे ना, तो आपके पिताजी इतनी अच्छी-अच्छी बातें ज़िंदगी आपको बता देंगे ना, कि आपका सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया या मेंस दिया, फाइनल हुआ, आपका रिज़ल्ट फाइनल में नहीं हुआ। अब बच्चा दुखी है कि नहीं? देखो, जिसने सीरियस प्रिपरेशन किया वो दुखी होगा, जिसने नहीं किया उसको फ़र्क ही क्या पड़ता है रिज़ल्ट का, वो सोचेगा ठीक है अगली बार। अब वो बच्चा ऑलरेडी दुखी घर में बैठा हुआ है ना, घर वाले उससे ज़्यादा दुखी बैठे हुए हैं, है ना? क्योंकि उनके भी सपने थे ये बनेगा, तो हम भी थोड़ा पावर का मज़ा लेंगे, सिंपल है कि नहीं? ये तो है, मतलब
अब बच्चा दुखी है, तुम दुखी मत हो, बच्चे के पास जाओ, उससे बात करो, उसको समझाओ कि यूपीएससी जिंदगी नहीं है। सी, यूपीएससी डिफिकल्ट एग्जाम है डेफिनेटली, बट उससे डिफिकल्ट एग्जाम जिंदगी की है, ठीक है ना, जिसमें ना तो कोई सिलेबस होता है ना कुछ होता है, ठीक है, पहले वो ठोकर मारता है, बाद में सिखाता है, ठीक है, तो वो एग्जाम है। यूपीएससी को आप लाइफ से बड़ा मत समझो, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, 10 जैसे आज इस साल आप यूपीएससी प्रिपरेशन किया, आपका नहीं हुआ, आपको दुख होगा 1 साल 2 साल, मैं गारंटी बोल रहा हूँ 10 साल बाद आप खुद सोचोगे यार उतनी बड़ी बात यूपीएससी नहीं थी, फालतू में उसके बारे में हमने इतना टेंशन ले लिया था, क्योंकि उससे बड़ी बातें तो लाइफ में आगे होंगी जाके, आपके बच्चे होंगे, वो आपको यूपीएससी ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगे, करेक्ट है कि नहीं? तो माँ बाप ओपन कम्युनिकेशन नहीं रखते, तो हमारा सीरियस उनसे सबसे रिक्वेस्ट होता है माँ बाप का, बच्चों से बात करो, सिर्फ ये मत पूछो खाना खाया और क्या मतलब सही हो कि नहीं, पूरा बात उनसे करो, अच्छे से उनको समझाओ कि भाई कोई दिक्कत है हमें बताओ ना, और दिक्कत होती ही है उनको, क्योंकि वो फैमिली से दूर है ना, 1 साल फैमिली से दूर हैं, फेस्टिवल नहीं उन्होंने सेलिब्रेट किया है, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, कितनी चीज़ें उनसे छूट रही हैं ना, तो उनसे बात करते रहो, उनसे मिलते रहो ना, आप उनसे दूर हो गए, वही होता है बच्चा, कोई जो बच्चा नहीं सह पाता है, कमज़ोर होता है ना, वही ये ख़याल सोचने लगता है, कोटा में सुना होगा कि सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। सी आईआईटी, जेईई और नीट और यूपीएससी ये तुम्हारी ज़िंदगी से बड़े नहीं हैं। सुसाइड करके आप अपनी लाइफ़ को छोटा बना रहे हो और कुछ नहीं, आपकी लाइफ़ उनसे बहुत बड़ी है। मैं खुद जानता हूँ कि जब हमने यूपीएससी छोड़ दिया, हमें बुरा लगा, लेकिन आज मैं खुद बोल रहा हूँ, यूपीएससी कुछ नहीं है, आज मेरी लाइफ़ बहुत बड़ी उससे है। अगर मैं इवन इस फ़ील्ड में नहीं भी होता, कुछ और बिज़नेस कर रहा होता, कोई सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री या कहीं जॉब कर रहा होता, तो भी शायद मैं यही सोचता। मैं तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक ही बात बोलूँगा सारे लोगों को, यूपीएससी वाली बात तो चलो, एक अपन यूपीएससी का टॉपिक लेके बैठे हैं तो इसलिए अपन बात कर रहे हैं, बट बात करो यार, माँ बाप से बात करो, दोस्तों से बात करो, गर्लफ्रेंड से बात करो, पत्नी से बात करो, पर बात करो यार। बात करते रहोगे ना, पूरा स्ट्रेस लेवल रिलीज होता रहेगा, ब्लॉकेज नहीं आएगा, मतलब हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आएगा, दिमाग में टेंशन नहीं होगी, और जितना भी काम है वो सक्सेसफुली रन करते रहोगे। पर बात करो यार। बिल्कुल। सी, आप मोटिवेशन लेना है ना, ये सब आप यूट्यूब पे ढूँढ रहे हो ना, ठीक है? यूट्यूब पे। आपके घर में खुद एक मोटिवेशन वाला बंदा बैठा हो जिसने आपको बड़ा किया है ना? जो मैन्युफैक्चरर आपके पास है, मशीन आपकी खराब हुई है ना, मैन्युफैक्चरर तो आपका बाप है ना, उसके साथ बैठो। 2 मिनट वो चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, तीसरे मिनट आपको ज़िंदगी का रहस्य बता देगा आपको। सिंपल। बहुत बढ़िया यार सर, मतलब पवन जी मज़ा आ गया बात करते करते। कुछ सवाल और मेरे इस पॉडकास्ट के लिए, द फिक्स्ड माइंडसेट कोचिंग वर्सेस पर्सनल कोचिंग में कितना डिफरेंस है? क्योंकि बच्चे तो 50-60 बैठेंगे, आप भी 50 बच्चों के साथ बैठोगे, सब करेंगे, तो कैसे करेंगे फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस पर्सनल कोचिंग कैसे दी जाए? हाँ, करेक्ट है। सी, ये चीज़ डेफ़िनिटली होता है। जैसे बड़ी कोचिंग में क्या है कि 1000 स्टूडेंट एक क्लास में बैठे हुए हैं ना, वहाँ कितना भी टीचर कोई भी हो, फिर भी उस बैच से ना 10 बच्चे निकल जाएँगे, क्योंकि 1000 हैं, पूल बहुत बड़ा है ना, तो ये कोई बड़ा काम नहीं आपने किया। वो 10 बच्चे कहीं और भी होते हैं ना, वहाँ से भी वो निकल ही जाते हैं। सेम यहाँ पे है कि जब आप छोटे कोचिंग में जैसे होते हो फिक्स्ड पर्सनल मेंटर से बहुत ज़रूरी है। नहीं, हर बच्चे का सोचने का तरीका और सब्जेक्ट प्रेफ़रेंस डिफरेंट होता है। एक बच्चे को पॉलिटी पसंद आएगी, दूसरे को हिस्ट्री पसंद आएगी, तीसरे को कुछ और आएगा। आप सबको सेम दवाई नहीं दे सकते हो। इसके लिए आपको हर बच्चा से बात करना ही है। तो क्लासरूम में सिलेबस कंप्लीट होता है ना, करेक्ट है ना? लेकिन असली जो कहानी होती है ना, वो होती है मेंटरशिप में जाके। तो वहाँ पे एक-एक बच्चे को आपको तराशना होता है। सी, हर कोई बच्चा अच्छा है, बस आपको तराशना है कि वो अच्छा कहाँ है। पवन जी, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे, कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है और क्या होनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट अगर है तो 3 चीज़ हम बता दें, ठीक है? फ़ोकस आपको अपना मेंटेन रखना है, ठीक है ना? फ़ोकस, ये आपको छूटना नहीं है कि हमको यूपीएससी, मकसद आपका क्या था? मकसद था आपको तैयारी करने आए हैं, ठीक है ना? तो उसी तैयारी पे ध्यान रहो, जिन सब लोगों से बात कर रहे हो उसी तैयारी के रिलेटेड बात करो, इधर-उधर फालतू में मत जाओ, और बहुत सारा कंटेंट पढ़ने में मत लग जाओ, ठीक है ना? आपको टीचर नहीं बनना है, सिंपल है, पीएचडी नहीं करना है। जो सिलेबस है, डिफाइन सिलेबस दिया है, उसी पे फ़ोकस करो और कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्ट सी,
ये डिसिप्लिन मोटिवेशन का जो चूरन होता है ना, ये 2 दिन तक काम करता है। आप 2 दिन एक वीडियो देख लोगे, मोटिवेट रहोगे, अगले दिन फिर वैसे ही हो जाओगे ना। लेकिन कंसिस्टेंसी जो आप मेंटेन करोगे ना, वो आपको मोटिवेट भी कर देगी और डिसिप्लिन में भी रखेगी ना। जैसे होता है ना एक पत्थर, आप एक जैसे पत्थर का होता है, आप एक बकेट पानी भर के लाओ, पत्थर पे डाल दो, पत्थर को कुछ नहीं होने वाला है ना एक दिन। लेकिन बूंद-बूंद अगर रोज़ डालोगे, टूट जाएगा वो। बहुत बढ़िया। करेक्ट है, सेम यहाँ पे है। एक दिन आप सोच रहे हो कि आप 12 घंटे पढ़ाई कर लिए, अगले दिन नहीं कर रहे, अगले दिन नहीं कर रहे, तो आपका नहीं होने वाला है, सिंपल है। क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे, दूसरा तो बच्चा कोई बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ये बात है ना, मतलब सब जगह लागू होती है सर। धीरे धीरे कंसिस्टेंट काम करते रहो करते रहो करते रहो, एक साथ सब काम कर लोगे, आपको लगेगा कि आज ही 1 महीने में 1 करोड़ का रेवेन्यू भी कर लिया बिजनेस में, नहीं होगा। पर धीरे धीरे ग्रोथ कैसे दिखती है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे ऐसे दिखता जाएगा। ये तो एक बिजनेस की बात हुई। आप धीरे धीरे अपने रिश्तों को भी सुधार सकते हो, धीरे धीरे अपना कम्युनिकेशन भी स्किल सुधार सकते हो, धीरे धीरे आप सब काम कर सकते हो। कंसिस्टेंट रहना है ना, वो लोग छोड़ देते हैं ना। आपने 2 दिन पढ़ाई किया, तीसरे दिन आप मूवी देखने चले गए, चौथे दिन आपको फ्रेंड का बर्थडे बनाना है। आप समाज से जुड़े रहो, ये सब करो, लेकिन अपना मकसद मत भूलो। आतंकवादी अपना मकसद नहीं भूल रहा है, तुम भूल जा रहे हो। ये बात तो गजब है। मतलब कुछ भी काम करना ना, आतंकवादी का माइंडसेट तो मतलब वैसा होता है कि मतलब बर्बाद करना, ठीक है, बट माइंडसेट अगर आपने वैसा कर लिया कि मुझे कुछ चीज अच्छी करनी है तो करनी ही है, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए, फिर देखो कैसे नहीं होगी आपकी चीज़ें। डेफिनेटली आप करते रहो, कंसिस्टेंट रहो ना। और इतने इसके अब सोचो एग्जाम्पल, इन सब के बावजूद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेटली से कंपटीशन है यहाँ पे, किसी को तो फेल होना ही है, सिंपल है, सबको पास नहीं होना है। आपको रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में कि हमने ये नहीं किया, करेक्ट है ना? तो वो रिग्रेट नहीं रहना है, आप पूरा 100% दे दो, बोल दो बाद में, जैसे आपने बोला कि हमने मेहनत किया, अब आपको लगे हम उसके लिए नहीं बने थे, हम किसी और चीज़ के लिए बने थे, ठीक है? वैसे ही है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तब भी आप यही सोचते रहोगे, अगर मैंने ये कर दिया होता तो शायद हो जाता, करेक्ट है ना? तो रिग्रेट नहीं रखना है ज़िंदगी में, जो करना है करके जाओ, ताकि आराम से जब भी इस दुनिया को अलविदा कहो ना, तो खुश होके अलविदा कहो कि हम जो करने आए थे करके गए हैं। कि जैसे एंटरप्रेन्योर की जर्नी लोनली होती है, वो हमेशा आगे देखता है, फॉरवर्ड देखता है, लीडरशिप रोल में रहता है, वैसे यूपीएससी एस्पिरेंट भी हमेशा लोनली जर्नी जीता है, लोगों से बात नहीं करता, गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाता है और किसी से बात भी नहीं कर पाता है। तो दोनों की जर्नी एक लोनली जर्नी। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को मतलब क्या कैसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जिससे उसको सपोर्ट मिलता रहे, हंसी खुशी अच्छा काम करता रहे। वही एक यूपीएससी एस्पायरेंट है, वो 12 आवर्स मिनिमम पढ़ाई करता ही है, ठीक है ना? वो करना ही उसको। इन सब में क्या होता है ना कि एक ऐसा मिथ क्रिएट कर दिया गया है, कुछ सोसाइटी से एकदम कट हो जाओ। ये क्या, ये मीडिया ने हाईलाइट किया है, क्योंकि जो भी टॉपर निकलते हैं, ये जब तक आप ये स्टोरी नहीं डालोगे तो लोग लाइक नहीं करेंगे उस स्टोरी को। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको समाज से कटना नहीं है, ठीक है ना? समाज से जुड़े रहो, फ्रेंड से जुड़े रहो। अब ये फ्रेंड का मतलब ये नहीं कि आप 1000 फ्रेंड से जुड़ गए। फ्रेंड्स आपके अच्छे 2-3 ही होते हैं जो आपका भला चाहते हैं, ठीक है ना? तो वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। उनसे जुड़े रहो, उनसे कुछ सीखो, उनसे समाज के बारे में सीखो कि उन्हें क्या लगता है। सी इंटरव्यू में ये बहुत हेल्प करता है कि उनसे पूछो कि वो लोग कहीं गए थे किसी गवर्नमेंट वर्क के लिए बीबीएमपी ऑफिस, क्या उन्होंने फेस किया? वो अपनी जर्नी बताएँगे। आप ये चीज़ इंटरव्यू में रख सकते हो, क्या-क्या गवर्नमेंट में प्रॉब्लम्स हैं। आप यूपीएससी आंसर शीट में रख सकते हो सारी चीज़ें। आपके फादर का गवर्नमेंट से इंटरेक्शन होता है, उनसे बात करो कि कैसा उनका इंटरेक्शन रहा था, क्या उन्होंने तकलीफ हुई थी। आगे जाके जब आप यूपीएससी क्लियर करोगे, मैंने बोला ना, आपने तो एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आपके माँ-बाप ने एक्सपीरियंस किया, फ्रेंड ने एक्सपीरियंस किया। उनके एक्सपीरियंस को लेके आगे जाके उस चीज़ को सुधारो जाके, ठीक है ना? लेकिन वही है कि उनसे बात करते रहो, हर चीज़ का एक देखो लिमिट होता है ना। जैसे फ़िटनेस में हो जाओ, तो बोलेंगे शुगर बिल्कुल मत खाओ, समोसे बिल्कुल मत खाओ। ऐसा नहीं है, आप खाते रहो, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। उसके ऊपर आप कुछ भी करोगे ना, वो बेकार ही हो जाएगा। हर साल लगभग 10 लाख लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। ये 10 लाख लोगों के लिए मैंने पॉडकास्ट बैठ के रिकॉर्ड किया है पवन सर के साथ में, और सर का एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है। 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तब इनको समझ में आया कि क्या कमी थी, कि क्या सुधार सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 10 साल यूपीएससी एस्पिरेंट को तैयार करने में लगा दिए। आज का पॉडकास्ट अगर आपने देख लिया ना, और अगर आप तैयारी करने जा रहे हो, तो लाइफ चेंज हो सकती है। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए पॉडकास्ट बनाया, लाइक शेयर कमेंट करना, सबको सबके पास पहुंचाना, और स्पेशली माँ बाप के पास भी पहुंचाना, ताकि जो आज हमने दिल की बात करी इस पॉडकास्ट में, वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग समझ सके कि यूपीएससी जिंदगी नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए एक मकसद हो, पर जिंदगी नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, मजे से जियो, ऐसे जियो,
काम करते रहो, बस पॉडकास्ट देखते रहो, द फाउंडर्स ड्रीम।